गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओम्स लॉ की बात की थी और ओम्स लॉ में जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट आया था उसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और वहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद में जो कॉन्सेप्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो उसके अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर आता है वो है आपका लेंथ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो एक चीज आप लोगों को ये याद रखनी है कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कैसे होता है इसको मैं एग्जांपल देकर के आपको समझा सकता हूं। लेट सपोज दो कंडक्टर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, एक कंडक्टर की लेंथ कम है, दूसरे कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है। एक कंडक्टर हमने स्मॉल लेंथ का लिया है और दूसरा जो कंडक्टर है वो हमने लार्ज लेंथ का लिया है। अब इसके ऊपर भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर भी पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई करते हैं। ये कंडक्टर ए बी है, इसके ए एंड को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है, बी एंड को हमने नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा है। ये वेल नोन है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हम लोग करते हैं तो किसी सेल या बैटरी की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी हमने ये कंडक्टर, इसको नेमिंग की हमने ए बी, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा, इसको नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा है। अब इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो आपका हायर एंड वाला पोटेंशियल है इसकी तरफ जाएंगे, मतलब ए एंड की तरफ जाएंगे। और इसमें भी जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी ए एंड की तरफ जाएंगे। अब एक बात जरा आप अपने कॉमन सेंस से सोचना कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन्स को इमेजिन करते हैं और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग इमेजिन करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को ए एंड पर आने में काफी कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। एम आई राइट और रॉन्ग? वहीं हम लोग इस वाले इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे तो इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है तो इसका अपोजिशन भी कम ही होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? और इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है तो इसका अपोजिशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। एंड यू नो वेरी वेल दैट मोर द अपोजिशन मीन्स मोर द रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा अपोजिशन होगा रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। तो in the nutshell, I can say that resistance is directly proportional to the length of the conductor. Second parameter or second factor is area. Area means किस एरिया की मैं बात कर रहा हूं? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया। हम लोग अगर लेंथ को फिक्स कर दें और दो कंडक्टर लें जो कि डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया के हैं और उनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई करके देखें तो एक नई चीज हमारे सामने आती है। और वो नई चीज हमारे सामने क्या है जरा देखिएगा। मैंने यहाँ पे दो कंडक्टर लिए हैं, एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर ये है। दोनों में डिफरेंस क्लियर दिखाई दे रहा है? डिफरेंस विजिबल है क्या दोनों के अंदर? बताओ देखें क्या डिफरेंस है। हाँ, दोनों की लेंथ जो है वो आपकी बार सेम रखिए, एरिया जो है वो मैंने क्या रखा है? डिफरेंट रखा है। अब एरिया डिफरेंट है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंसीडर करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को ए एंड पर आने के लिए जो पाथ अवेलेबल है वो पाथ स्मॉल पाथ है, उस पाथ की विड्थ कम है। और इस इलेक्ट्रॉन को ए एंड पर आने के लिए जो पाथ है उसकी विड्थ क्या है? ज्यादा है। आप लोगों ने देखा कि आजकल जो है नेशनल हाईवे बन रहे हैं, मेगा हाईवे बन रहे हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। अब दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसकी विड्थ काफी क्या रखी है? ज्यादा। विड्थ ज्यादा रखने का रीजन क्या है कि एक्सीडेंट, दुर्घटना होने की संभावना, एक्सीडेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो? कम। अब एक्सीडेंट को यहाँ पे हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं? एक्सीडेंट का मतलब कोलिजन। वहां पे जो ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कोलिजन से क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। अब पाथ अगर ज्यादा अवेलेबल रहेगा, पाथ की विड्थ ज्यादा रहेगी तो कोलिजन कम होगा, और पाथ की विड्थ अगर कम है तो कोलिजन क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे एक चीज हमारे पास बिल्कुल क्लियर है कि पाथ की विड्थ अगर ज्यादा रहेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन कम होंगे, और नंबर ऑफ कोलिजन कम होंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। बताओ बात समझ में आती है क्या? तो यहाँ पे दो पैरामीटर हम लोगों ने देखे हैं। पहला पैरामीटर तो रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरा जो पैरामीटर है रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के, कंडक्टर का जो एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. थर्ड जो पैरामीटर है, फर्स्ट पैरामीटर लेंथ का हो गया, याद रखना लेंथ के कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया का कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और थर्ड जो पैरामीटर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है वो है आपका नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द सब्सटेंस. अगर हम लोग बात करें कॉपर की तो कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, बात करें हम लोग सिल्वर की तो सिल्वर का रेजिस्टेंस कॉपर से भी क्या होता है, कम होता है. तो हम घरों में जो वायरिंग कर रहे हैं वो सिल्वर से ना कर लें, घरों में जो वायरिंग हम लोग कर रहे हैं, नए मकान बनाते हैं, कॉपर की वायरिंग करते हैं, तो वायरिंग अपन किससे ना कर लें, सिल्वर से ना कर लें. तो सिल्वर महंगा है, सिल्वर के तो अपन गहने बनवाते हैं, वही बड़ी मुश्किल से बनवा पाते हैं, वायरिंग कहां से करेंगे, पॉसिबल है क्या बताओ, पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं. तो इस वजह से सिल्वर महंगा है, तो प्रैक्टिकली यूज किसको लिया जाता है, कॉपर को. कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जिनका रेजिस्टेंस कॉपर से भी ज्यादा है, जैसे नाइक्रोम की बात करें तो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस कॉपर से ज्यादा है. तो ज्यादा रेजिस्टेंस वाले को तो यूज करना ही नहीं है, कम रेजिस्टेंस वाले को यूज करना है, तो यूज किसका किया जाता है, कॉपर का. ठीक है, तो एक चीज आप लोग याद रखना कि जो सब्सटेंस है उसका नेचर कैसा है उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है. कितने पैरामीटर हो गए, पहला लेंथ, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तीसरा नेचर ऑफ दी सब्सटेंस. तो थर्ड पैरामीटर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थर्ड पैरामीटर हो जाएगा नेचर ऑफ दी सब्सटेंस. ये आपके तीन पैरामीटर हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस क्या होता है, डिपेंड करता है. रेजिस्टेंस इन पैरामीटर से क्या होता है, अफेक्टिव होता है. इतनी बात समझ में आती है. अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक नई टर्म का इवोल्यूशन करने वाले हैं, एक नई जो टर्म है वो हमारे फ्रेम में इंक्लूड होने वाली है, उसको आप लोग केयरफुली देखना. हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 आई है, जो इक्वेशन नंबर हमारी 2 है, क्या इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग रिलेट कर सकते हैं, क्या दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, तो आंसर यस कर सकते हैं. दोनों इक्वेशन में अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करते हो तो दोनों इक्वेशंस का जो एलएचएस पार्ट है, आरएचएस तो डिफरेंट है, बट जो इनका एलएचएस पार्ट है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस, जो इनका एलएचएस पार्ट है वो सेम है. मींस रेजिस्टेंस ये एल जो लेंथ है इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from equation 1 and 2 I can say that resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area. अगेन यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन है. देखो हमने क्या किया है, 1 और 2 को कंबाइन कर दिया, और 1 और 2 को कंबाइन किया तो हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन निकल के आई. 1 और 2 को कंबाइन करने से थर्ड इक्वेशन हमारे पास निकल के आई है. यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करेंगे, इक्वल टू का साइन आएगा और अगेन यहाँ पे कांस्टेंट आने वाला है. अगेन यहाँ पे क्या आने वाला है बेटा, ये कांस्टेंट आने वाला है. तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, इक्वल टू का साइन यहाँ पे आता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है, कीप इन माइंड, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रोने वाला रोनी, ऐसा रो. ये रो जो है ये कांस्टेंट है, सिंबल इसका कुछ ऐसा बनता है. ठीक है, एल एज इट इज रहेगा और एरिया एज इट इज रहेगा. इस सिंबल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रो. बट इसको फिजिक्स में नेम क्या देते हैं, इसको नेम देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या कई बुक्स में इसको रेजिस्टिविटी भी लिखा हुआ मिलेगा. दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है. क्या है रो, रो है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और दूसरा जो नाम है वो है इसका रेजिस्टिविटी. क्या भी बोलते हैं बेटा, जिसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं. दोनों एक ही बात है, चाहे आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले या क्या बोले, रेजिस्टिविटी है. एक्चुअल में क्या ये कांस्टेंट है. क्या हम लोग इस रो की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं.
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रो की वैल्यू हो जाएगी RA/L। एम आई राइट और रॉन्ग? रो हो जाएगा आपका RA/L। कंसीडर ए कंडक्टर। हम लोग एक कंडक्टर को क्या करें, कंसीडर करें, एक कंडक्टर को इमेजिन करें। कैसा कंडक्टर? जिसकी लेंथ यूनिटी हो और उसका एरिया भी क्या हो, यूनिटी हो। मींस उसकी लेंथ 1 मीटर हो, कांस्टेंट नहीं, यूनिटी मींस 1। लेंथ उसकी कितनी हो, 1 मीटर, और उसका एरिया जो है वो कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर। अगेन रिपीट कर रहा हूं, लेंथ कितनी है, एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ 1 मीटर है, उसका एरिया भी कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। तो क्या मैं दूसरे वर्ड्स में ऐसे बोल सकता हूं कि दिस इज ए कंडक्टर हैविंग यूनिटी डायमेंशन। कंडक्टर है जिसकी डायमेंशन कैसी है, यूनिटी। यूनिटी मींस 1। हम लोगों ने 11th क्लास में यूनिट वेक्टर पढ़ा था। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड रिमेन्स 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट मींस कीप इन माइंड 1। तो इफ वी टॉक अबाउट द कंडक्टर हैविंग यूनिट डायमेंशन, तो लेंथ भी उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ भी 1 मीटर हो जाएगी, और एरिया उसका क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर। एल की वैल्यू जब आप 1 फुट करेंगे, एरिया की वैल्यू 1 फुट करेंगे, तो रो किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट रो इज इक्वल टू आर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और जो रेजिस्टिविटी है, इट इज नथिंग, इट इज ऑल अबाउट ए रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिटी डायमेंशन। एक कंडक्टर जिसका डायमेंशन कैसा है, यूनिटी है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो ही किसके इक्वल है, वही किसके इक्वल है, रेजिस्टिविटी के या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल। इतनी बात समझ में आती है क्या, बताओ कोई दिक्कत है? अब जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू, जब आपका वाइवा होता है, वाइवा के अंदर आपके प्रैक्टिकल असाइन हुआ, आपको मीटर बेस मिला, आपको पोटेंशियल मीटर मिला, उस प्रैक्टिकल में जो वाइवा होता है, उस वाइवे में क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो आप लोग क्लियर बोलते हैं, सब पहला पैरामीटर लेंथ, दूसरा पैरामीटर एरिया, तीसरा पैरामीटर नेचर ऑफ दी सब्सटेंस। बोल रहा वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, आंसर आपने दे दिया। अगला क्वेश्चन वो पुटअप करता है कि कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो रजिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। रजिस्टिविटी मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले पैरामीटर ये 3 है, लेकिन कुछ पैरामीटर ऐसे भी तो होंगे जो इसको भी अफेक्ट करते होंगे। तो क्या बताओ, स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है एक कंडक्टर का जिसकी डायमेंशन यूनिटी है, तो डायमेंशन का तो रोल यहां से फिश, डायमेंशन का तो रोल यहाँ पे नहीं रहा, तो फिर रोल किसका रहा है, रोल यहाँ पे अगेन फिजिकल कंडीशन का आ जाता है। तो याद रखना, रेजिस्टेंस तो आपका लेंथ पे एरिया पे डिपेंड करता है, बट जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ पे एरिया पे डिपेंड नहीं करती। तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करेगी आपके टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, और नेचर ऑफ दी सब्सटेंस के ऊपर। अगेन मैं रिपीट कर दूं, रेजिस्टेंस तो आपका लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस रो जो है वो न तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, न एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ये केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, और सब्सटेंस के नेचर के ऊपर। इतनी बात समझ में आती है कि यहाँ से हम लोग जो है इसकी यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं, या यहाँ से हम लोग इसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये असाइनमेंट आपके लिए है, कर लोगे? डन? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।